अच्छा जी, हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड्स आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, सिंपल जाके एक और भी चीज आती है आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर, वो क्या होती है, वर्क इन प्रोग्रेस होती है। वर्क इन प्रोग्रेस क्या हो रही है यहाँ पे, देखो, डिक्रीज इन वर्क इन प्रोग्रेस। और जब हमने बात करी कि जब कभी आपकी वर्क इन प्रोग्रेस डिक्रीज होती है तो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। इसका मतलब हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं। जाके कर दो भाई, कितने से हो रहा है देख लो जाके, 960 से हो रहा है, जाके कर दो। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे भाई हमारा डिक्रीज डिक्रीज इन वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस कितना आ रहा है हमारा, ठीक है, कितना आ रहा है, 960 आ रहा है, 960 आ रहा है। तो हम लोग इसको प्लस कर देंगे। और अगर हम लोग सबको प्लस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाती है, हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाती है। कैलकुलेटर उठाएं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करें। सबसे पहले जो है ना, प्राइम कॉस्ट को ऐड करें फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर, और फैक्ट्री ओवरहेड्स को वर्क इन प्रोग्रेस से प्लस कर दें, तो आपके पास अराउंड जो वैल्यू आएगी वो 496,000 आ जाएगी। और हमें पता है कि हमेशा आपकी जो फैक्ट्री प्रॉफिट की जो परसेंटेज होती है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर लगती है। वापसी, हमें यह पता है कि फैक्ट्री प्रॉफिट की जो परसेंटेज होती है वो हमेशा किस पे लगती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर लगती है। तो लगाओ ना, तो लगाओ फैक्ट्री प्रॉफिट के ऊपर लगाओ, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर लगाओ। देखो हम लोग क्या करते हैं, फैक्ट्री प्रॉफिट की परसेंटेज लगा देंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर लगा दो। कैसे लगाओगे, 496,000 आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही है, इसको 20% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेट करते हैं, और हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो 99,200 हमारे पास वैल्यू आ रही है। और अगर आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और प्रॉफिट को ऐड कर देते हो, जब आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और प्रॉफिट को ऐड कर देते हो, जरा देखना, जब आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट को ऐड करते हो प्रॉफिट के अंदर, जब आप वापसी सुनना, जब कभी आप कॉस्ट को प्रॉफिट के अंदर ऐड कर देते हो तो आपके पास क्या आ जाती है, ट्रांसफर प्राइस आ जाती, क्या आ जाती है अभी, ट्रांसफर प्राइस। और ट्रांसफर प्राइस या ट्रांसफर वैल्यू का दूसरा नाम क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है। जाके लिख लेना, ठीक है, जाके लिख लेना। नीचे जाओ, नीचे जाओ, नीचे जाओ, जाते जाओ, जाते जाओ। और यहाँ पे आप क्या करोगे, इन दोनों को प्लस करना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फैक्ट्री प्रॉफिट को ऐड करना, तो आपके पास क्या आ जाएगी, ट्रांसफर प्राइस आ जाएगी। ट्रांसफर प्राइस भी इसे कहते हैं, सेलिंग प्राइस भी इसे कहते हैं, ट्रांसफर वैल्यू भी इसे कहते हैं, मल्टीपल नेम्स है, ठीक है इसके। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 595,200 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये हमारा सी पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद कौन सा पार्ट है, शायद खत्म हो गया। ये कितने मार्कर का था, 6 मार्कर का क्वेश्चन था। डी पार्ट भी है। प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट बेसिकली बनानी है। याद रखिएगा, इनकम स्टेटमेंट कहाँ से स्टार्ट होती है, सेल से स्टार्ट होती है। इसके बाद आपके पास क्या आता है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। मगर यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट के अंदर सारी की सारी कौन सी इन्वेंट्री आती है आपके पास, फिनिश्ड गुड्स की आती है। यहाँ पे कितनी आती है, फिनिश्ड गुड्स की आती है। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर याद रखना, जो भी इन्वेंट्री आती है, ओपनिंग इन्वेंट्री हो चाहे वो क्लोजिंग इन्वेंट्री हो, दोनों सारी की सारी इन्वेंट्री किसकी आती है, फिनिश्ड गुड्स की आती है। और जब आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना रहे होते हो तो सारी की सारी इन्वेंट्री कौन सी आती है, रॉ मटेरियल की आती है। कहीं लिख लेना, कहीं लिख लेना, कहीं लिख लेना, कि आप जब कभी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हो तो सारी की सारी जो आपके पास जो इन्वेंट्री आ रही होती है रॉ मटेरियल की आ रही होती है। और जब कभी आप प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हो तो सारी की सारी किसकी आती है, फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री आती है आपके पास। ठीक हो गया। चलो भाई आ जाओ, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना स्टार्ट करते हैं फिर हम। आ जाओ जरा, प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड रुकिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना स्टार्ट करते हैं। लाइन जो है ना थोड़ा सा खींच लेते हैं हम लोग नीचे तक। ठीक हो गया, लाइन हम लोग खींच लेते हैं नीचे तक। और हम लोग जो है ना सबसे पहले क्या बनाएंगे, हम लोग अपना जो है ये लाइन बना लेते हैं। और सबसे पहली जो चीज आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, सेल्स रेवेन्यू आएगी। और सेल्स रेवेन्यू क्या गिवन है, हाँ बिल्कुल गिवन है। जाके देखो, जाके देखो अकाउंट्स के अंदर आपको गिवन है। जाके देखो सेल्स रेवेन्यू आपके पास गिवन है, जरा देखो देखो। पहली वाली 936,000, जाके लिख दो, जाके लिख दो। सेल्स रेवेन्यू लिख दो, सेल्स रेवेन्यू लिख दो। सेल्स रेवेन्यू कितनी है हमारे पास, सेल्स रेवेन्यू कितनी है हमारे पास, कोई बता सकता है कितनी है, 936, 936,000 हमारे पास गिवन है, ठीक है। इसके बाद क्या आती है आपके पास, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स आती है। क्या आती है, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स आती है, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाती है। और हमें ये पता है कि सबसे पहले क्या आती है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो जाओ लिख दो, ओपनिंग ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। क्या गिवन है, हाँ गिवन है बिल्कुल। देखो देखो गिवन है या नहीं गिवन है, देखो ये लास्ट इंफॉर्मेशन देखो। आपका ईयर जो है दिसंबर 31 दिसंबर 2022 को ओवर हो रहा है, और ये आपको जो दी हुई है ये 1 जनवरी 2022 की दी है। इसका मतलब ये ओपनिंग है। और कितनी दी हुई है, 26,400 दी हुई है। जाके लिख दो भाई, जाके लिख दो, इसमें क्या मसला था।
26,400 आपको प्रोवाइडेड है, सिंपल थी। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं परचेजेस के ऊपर। परचेज के ऊपर आ जाते हैं। परचेजेस ऑफ फिनिश गुड्स। क्या देखो, परचेज ऑफ फिनिश गुड्स प्रोवाइडेड है, जाओ देखो परचेज ऑफ फिनिश गुड्स प्रोवाइडेड है। एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग नहीं, प्रोवाइड नहीं है, तो इसको क्या कर दोगे आप, डायरेक्ट जो है ना माइनस कर दोगे, ठीक है, कुछ भी नहीं है इसका। अच्छा जी, इसके बाद जो है ना आप इधर जो है ना क्या डालते हो, इसके अलावा आप एक और भी चीज डालते हो, वो क्या होती है आपकी, ट्रांसफर प्राइस होती है। वो क्या होती है, ट्रांसफर प्राइस होती है। ट्रांसफर प्राइस आप कहाँ से उठाते हो, ऊपर से उठा लेते हो, 595,200 आ जाती है, तो लिख लेना 595,200 आपके पास आ जाती है, 595,200 आपके पास आ जाती है। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास आती है क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स आ जाती है, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स आ जाती है। अच्छा जी, क्या गिवन है क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, गिवन है देखो, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड नहीं। इसका मतलब हम लोग को क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, हम लोग को कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, कैलकुलेट कर सकते हैं, बताएं। कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स निकालनी है हमारे को, ठीक है। देखते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं नहीं कर सकते। अब देखिएगा क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड कैसे आएगी, जरा देखिएगा। जरा देखिएगा, आपने जो है कैलकुलेट करिए, प्रॉफिट जरूर कैलकुलेट करा, जरा देखो। क्लोजिंग इन्वेंट्री का आपने प्रॉफिट कैलकुलेट कर दिया है, क्लोजिंग इन्वेंट्री का आपने प्रॉफिट कैलकुलेट कर दिया, मगर हमारे को तो कॉस्ट चाहिए, हमारे को क्या चाहिए, कॉस्ट चाहिए। क्या हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, जरा देखिएगा। इसको जो है मैं पूरे को उठा के जो है ना नीचे लेके जा रहा हूँ, ठीक है, जरा देखते रहेगा। ये हम लोग ने क्या करा है, पहले जो है ना हम लोग ने जो है ना दूसरी कैलकुलेशन के अंदर क्लोजिंग इन्वेंट्री प्रॉफिट कैलकुलेट कर दिया। क्या कैलकुलेट कर लिया, प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, जरा देखिएगा। यहाँ पे जो है मैं क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ इसको। आपने इसका प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। आप मुझे ये बताएं कि मार्कअप का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि हमारे को क्या कैलकुलेट करनी है, हमारे को कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। मार्कअप का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट इंटू 20% होती है। और इस दफा जो है हमारे को प्रॉफिट गिवन है, कितनी प्रॉफिट गिवन है, ये देखो क्लोजिंग इन्वेंट्री ऊपर प्रॉफिट कैलकुलेट करी थी, 5,000 हमारे पास प्रॉफिट गिवन है। हमारे पास क्या गिवन है, 5,000 प्रॉफिट गिवन है। जरा देख लीजिएगा, मैं आपको थोड़ा सा जो है ना फॉर्मूला वाइज जो है ना सिखा दूं। एक सेकंड रुकिएगा, इसको जो है ना थोड़ा सा मैं सही फॉर्मेट में लिख दूं तो आपको समझ में आएगा। प्रॉफिट यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक है। इसके नीचे आपकी लाइन आती है, ठीक है, सिंपल डिवीजन की लाइन आती है। इसके बाद आपके पास कॉस्ट होता है, और इसके बाद जो है ना आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई बाय 20% आप कर रहे हो। और आपके पास क्या गिवन है, आपके पास क्या गिवन है, 5,000 गिवन है। 5,000 क्या हो रहा है यहाँ पे, 5,000 यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है, जरा करके दिखा दो। 5,000 डिवाइड बाई 20% हम लोग करेंगे, सिंपल, ठीक है, तो हमारे पास 25,000 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग 5,000 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 5,000 को सिंपल क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्योंकि जब कभी कॉस्ट यहाँ से वहां जाता है, कॉस्ट कभी यहाँ से वहां जाता है, तो यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं, वहां पे जाके क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, ये याद है। मगर प्रॉफिट का उल्टा होगा, प्रॉफिट का क्या होगा, उल्टा होगा, वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 5,000 डिवाइड बाई 20% करना, तो आपके पास कॉस्ट आ जाएगी, कितने की कॉस्ट आएगी, 25,000 की कॉस्ट आ जाएगी। ये बेसिक मैथ्स है, इसके अंदर कोई जो है ना रॉकेट साइंस नहीं थी। 25,000 आपके पास आ जाएगी। तो क्या हम लोग ने क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स फाइंड आउट कर लिया, हाँ बिल्कुल फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पे लिख दो भाई, यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे क्या लिखोगे, 25,000, 25,000 प्लस 5,000, तो हमारे पास ट्रांसफर वैल्यू या ट्रांसफर प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स भी आ गई है। क्यों हम लोग ने भाई, क्यों हम लोग ने जो है ना ये करा, क्यों हम लोग ने ये करा, क्यों हम लोग ने जो है ना प्रॉफिट और उसको जो है ना प्लस करा, एक सेकंड रुकिएगा। क्यों हम लोग ने प्रॉफिट और कॉस्ट को प्लस करा है, जरा देखिएगा क्वेश्चन के अंदर। उसने बोला है कि आपके जो फिनिश गुड्स हैं, आपके जो फिनिश गुड्स हैं वो किसके ऊपर रिकॉर्ड होने चाहिए, ट्रांसफर वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड होने चाहिए। तो हम लोग ने क्या करें, ट्रांसफर वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड कर दिए हैं। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 30,000 हमारे पास ये आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। और हमें ये पता है क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होती है, हमेशा माइनस होती है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग होती है। जरा करिएगा, इसको करिएगा, तो आपके पास 26,400 प्लस 595,200 माइनस 30,000 करिएगा, तो आपके पास अराउंड जो है 591,600 जो है ना आपके पास आ रही होगी। सेल्स रेवेन्यू से इसको माइनस कीजिएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट आई बिलीव आपके पास आ रहा होगा 334, अगर कैलकुलेटर में डालूं मैं तो 344,400 आपके पास आ रहा है। तो ये हम लोग इसको क्या करेंगे, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया है। क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास आ गया है। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर कुछ एडिशनल चीजें भी हैं, अभी ये ग्रॉस प्रॉफिट हमारा फाइनल नहीं हुआ। ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर हमारे पास कुछ एडिशनल चीजें भी हैं। सबसे पहले जो ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर एडिशनल चीज होती है वो होती है फैक्ट्री प्रॉफिट होता है। क्या होता है, फैक्ट्री प्रॉफिट होता है। फैक्ट्री प्रॉफिट कहाँ से कैलकुलेट करके लेके आते हैं हम लोग, ऊपर से लेके आते हैं। देखो फैक्ट्री प्रॉफिट हम लोग ने निकाला 99,200, लिख दो जाके।
99,200, 99,200 हम लोग ने फैक्ट्री प्रॉफिट निकाला है। इसके अलावा जो है ना आप एक और भी चीज लिखते हो, वो क्या होती है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होता है। वो क्या है, इंक्रीज इन अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। जब आपका अनरियलाइज्ड प्रॉफिट बढ़ रहा है, इसका मतलब आप इन्वेंट्री पाइल अप कर रहे हो, आपकी इन्वेंट्री नहीं बिक रही है। इसका मतलब क्या होगा, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। याद रखिएगा कुछ क्वेश्चंस के अंदर इंक्रीज या डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट नहीं गिवन होता, वो आपने फाइंड आउट करना होता है। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, और इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है आपके पास, कितना गिवन है, 600 आपके पास गिवन है। और जब इंक्रीज होता है तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, सिंपल। अच्छा जी, तो आपके पास जो ग्रॉस प्रॉफिट की जो अब वैल्यू आएगी वो फाइनल वैल्यू आएगी। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट की कितनी वैल्यू आएगी, सिंपल है, इनको आप प्लस करिएगा, 99,200 करिएगा, 99,200 माइनस 600 करिएगा तो आपके पास 98,600 आएगा। 98,600 आपके पास आ जाएगा, 98,600 आपके पास आ जाएगा। और सिंपल आप कर दीजिएगा 344,400 को प्लस कर दीजिएगा 98,600 से, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 443,000, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ये आपके पास जो है ना ग्रॉस प्रॉफिट की फाइनल वैल्यू आपके पास आई है। तो ग्रॉस प्रॉफिट से भी ये नहीं होती, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग से जो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है वो फाइनल नहीं होता। इसके बाद आपने फैक्ट्री प्रॉफिट को ऐड करना होता है, और अनरियलाइज प्रॉफिट आपका चाहे तो बढ़ रहा हो चाहे तो वो कम कर रहा हो। अगर आपका अनरियलाइज प्रॉफिट बढ़ रहा है, इसका मतलब आप इन्वेंट्री को पाइल अप कर रहे हो। जब आप इन्वेंट्री को पाइल अप कर रहे हो, इसका मतलब आपकी जो है पैसा क्या हो रहा है, स्ट्रक हो रहा है। और अगर यहाँ पे लिखा हुआ होता है डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट, तो मैं क्या करता है, इसको सिंपल प्लस कर देता। ठीक है, तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट, फाइनल ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास आ गया है। अब हम क्या करते हैं, सिंपल, हमारे को पता है भाई, इनकम स्टेटमेंट हम लोग ने बहुत दफा पढ़ी हुई है। ठीक है, सिंपल हम लोग क्या करते हैं, सिंपल हम लोग ये करते हैं, आपका लेस एक्सपेंसेस करते हैं। जितनी भी एक्सपेंसेस अब आपके पास मौजूद है, सारी की सारी आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे। सबसे पहले एक्सपेंस आपके पास क्या पड़ा हुआ देख लेते हैं हम लोग जाके, जरा देख लेते हैं हम लोग। आपके पास पड़ा हुआ है एडमिन एक्सपेंस, आपके पास पड़ा हुआ है। ठीक है, आपके पास क्या पड़ा हुआ है, एडमिन एक्सपेंस। मगर याद रखिएगा, हम लोग ने हम लोग ने गलती से क्या करा था, हम लोग ने गलती से वो जो एडजस्टमेंट्स दिया, क्या हो गई, हाँ ये वाली एडजस्टमेंट, हम लोग ने क्या करा था, गलती से इन्वेंट्री, ओ सॉरी, डेप्रिसिएशन कहाँ पे चार्ज कर दी थी, फैक्ट्री मशीनरी के अंदर चार्ज कर दी। कहाँ से, कहाँ पे कर दी थी, फैक्ट्री मशीनरी के अंदर चार्ज कर दी थी। मगर करनी कहाँ पे थी, ऑफिस इक्विपमेंट में। और ऑफिस इक्विपमेंट आपका कहाँ पे जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के अंदर आपके पास जाता है। कहाँ पे जाता है, आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के तहत जाता है आपके। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल जाके भाई हम लोग देखेंगे भाई, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आपको कितना गिवन है, 234,000 गिवन है। उसके अंदर जो है ना हम लोग क्या करेंगे, सिंपल 1,000 ऐड कर देंगे। तो कर दो भाई जाके, यहाँ पे हम लोग करेंगे एडमिन एक्सपेंस, और आपका जो है वैल्यू आ रही है 264,000 था, कितना थाउजेंड था, एक सेकंड, 234,000 था आपका। ठीक है, 234,000 था। उसके अंदर हम लोग डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे, क्योंकि आपकी जो भी डेप्रिसिएशन होती है वो एडमिन एक्सपेंस के अंदर जाती है। तो आपके पास कितना बन जाएगा, 244,000 शायद बन जाएगा, नहीं 235,000 सॉरी बन जाएगा, कैलकुलेटर में 235,000 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है, अभी आपको मैंने बताया था कि जब कभी आप लोन पे लेते हो, गाड़ी बाइक कुछ भी आप एक्स वाई जी लेते हो, तो आप सेपरेटली रिकॉर्ड करते हो। आप क्या करते हो, सेपरेटली रिकॉर्ड करते हो। मगर आपने क्या करा है, गलती से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के अंदर इंक्लूड कर दिया, तो हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट से माइनस कर देंगे। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कितनी आ रही है हमारे पास, 97 आ रही थी। ठीक है, 97 आ रही थी, उसमें से हम लोग लोन की वैल्यू माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 93,000 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। 93,000 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अच्छा जी, जरा इनको प्लस कर दीजिएगा, इनको प्लस कर दीजिएगा, तो आई बिलीव जो है ना आपकी वैल्यू आ जाएगी 328,000 आ जाएगी। ठीक है, 328,000 आ जाएगी आपके पास। और अगर आप जीपी से मतलब ग्रॉस प्रॉफिट 443,000 से 328,000 निकाल देंगे, तो आपके पास जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड आपका टैक्स एंड इंटरेस्ट आपके पास आ जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का दूसरा नाम क्या होता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट आपके पास आ जाएगा। जरा निकाल के बताएं, जरा निकाल के बताएं, आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ जाएगा आपके पास, अराउंड 115,000 आपके पास आ जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का दूसरा नाम क्या होता है, कोई बता सकता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का दूसरा नाम क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का दूसरा नाम होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड
इंटरेस्ट होता है। इसका मतलब अभी हम लोग को क्या माइनस करना है, इंटरेस्ट माइनस करना है, जो कि $4000 था, क्योंकि हम लोग को सेपरेटली रिकॉर्ड करना था। हम लोग ने गलती से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर डाल दिया था, मगर हम लोग को सेपरेटली रिकॉर्ड करना था। सिंपल क्या है, सेपरेटली रिकॉर्ड कर देंगे, और कोई मसले की बात नहीं। इस पर भी आपको मार्कर देगा वो सेपरेटली रिकॉर्ड करने के इंटरेस्ट। ठीक है, तो जाके हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, सिंपल जाके आप लोग लिख देंगे -4000, माइनस क्या लिख देंगे, 4000 आप लिख देंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगी, प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपके पास, प्रॉफिट फॉर द ईयर आपके पास आ जाएगा। जरा कैलकुलेट करके कोई बता सकता है प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना आ रहा है। लिख लेता हूँ मैं, प्रॉफिट फॉर द ईयर आपके पास, आई बिलीव एक सेकंड रुकिएगा, आपके पास जो है ना 11 आपके पास आ रहा। उम्मीद करता हूँ कोई मसले की बात नहीं होगी। बच्चों वाला क्वेश्चन था, इसके अंदर मेरे ख्याल में और कोई कुछ जो है ना मसला नहीं था। ठीक है, इसके अंदर और कुछ कोई मसला नहीं था, आई बिलीव। ठीक है, हम लोग ने पहले जो है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट करा, और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर जितनी भी इन्वेंट्री जाती है वो कौन सी जाती है आपकी इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल वाली इन्वेंट्री आपके पास जाती है। और सेकेंडली जो आपके पास इन्वेंट्री जाती है वो कौन सी इन्वेंट्री जाती है, आपकी इनकम स्टेटमेंट के अंदर कौन सी इन्वेंट्री जाती है, आपकी सारी की सारी फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री जाती है। अच्छा जी, शायद अब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, देख लेते हैं। आपके पास डी वाला पार्ट था, और इसके अंदर जो है ना 8 मार्कर था, और इसके बाद अच्छा आपके पास ई वाला है, इसके अलावा नहीं भाई, सही है। ई वाला पार्ट है, 5 मार्कर की थ्योरी आपको पेश कर दी है। द सेल्स मैनेजर, ठीक है, ऑफ जे लिमिटेड रिसीव्स अ सेल्स ऑर्डर एट द वैल्यू ऑफ 40,000 फ्रॉम अ न्यू कस्टमर। मतलब 40,000 का आपको ऑर्डर मिला है इन अ कंट्री दैट जे लिमिटेड हैज नेवर ट्रेडेड विद। अब आप मुझे बताओ, जब कभी आपने एक ऐसी कंट्री के साथ ट्रेड ही नहीं करा और अभी आप उसके साथ ट्रेड करने लगे हो, तो आपका तो रिस्क तो शामिल है। क्या पता आपको कोई स्कैम कर ले, क्या पता, आपको तो एनवायरमेंट ही नहीं पता जहां से आप ट्रेड करने जा रहे हो, रिस्की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द न्यू ऑर्डर अलाउ जे लिमिटेड टू अर्न द सेम क्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। अच्छा, बट एन एडिशनल 9500 ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल बी incurred. Advise the sales manager whether or not J Limited should accept the sales order. Justify your answer. अब आप मुझे ये बताओ, एडवाइस करो सेल्स मैनेजर जे लिमिटेड के, क्या उसको ये सेल्स ऑर्डर पकड़ना चाहिए, नहीं पकड़ना चाहिए। अच्छा जी, सबसे पहले इसने ये भी बोला है, जस्टिफाई योर आंसर एंड सपोर्ट योर आंसर विथ रेलिवेंट कैलकुलेशन। अच्छा जी, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट कर देते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है, जरा कोई बता सकता है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है जीपी डिवाइडेड बाय कॉस्ट इंटू 100 होता है। जीपी डिवाइड बाय कॉस्ट इंटू 100 होता है, सॉरी। जीपी का फॉर्मूला, ओ मार्कअप का फॉर्मूला होता है, कॉस्ट आता है, मगर मार्जिन के अंदर क्या आता है आपका, सेल्स रेवेन्यू आता है। क्या आता है, सेल्स रेवेन्यू आता है, और इसको मल्टीप्लाई कर दे दो 20% से, क्योंकि इसने क्वेश्चन के अंदर मुझे बोला है कि मैंने सेम को जो है ना परसेंटेज कमाऊंगा। ठीक हो गया, सेम परसेंटेज ये कमाएगा। अच्छा जी, आ जाओ जरा। अब आप मुझे ये बताओ, अच्छा अभी इसने मेरे ख्याल में प्रॉफिट मार्जिन मुझे मेरे ख्याल में खुद कैलकुलेट करनी है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दे दो। क्या आपको जीपी दी हुई इसने कैलकुलेट करके, देखो जरा जाके, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इसने दिया हुआ है आपको कैलकुलेट करके, जाओ देखो, जाओ देखो, ग्रॉस प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करके दिया हुआ है इसके, जरा देखो कौन से वाला ग्रॉस प्रॉफिट की बात कर रहा है, ये 334,000 वाली बात कर रहा है, ये वाले ग्रॉस प्रॉफिट की बात कर रहा है, ये वाले ग्रॉस प्रॉफिट की बात कर रहा है। अगर आप ये वाला सोच रहे हैं तो ऑब्वियस बात है नहीं, आपका फाइनल ग्रॉस प्रॉफिट की बात कर रहा है, 443,000 की वो बात कर रहा है। तो जाके लिख लो भाई, 443,000 की बात कर रहा है। इसके बाद आपकी सेल्स रेवेन्यू कितनी थी भाई, सेल्स रेवेन्यू 936,000 थी, 936,000 थी, जाके लिख लो भाई, 936,000 थी। जाओ उसको कैलकुलेटर में डालो, जाओ उसको कैलकुलेटर में डालो, 443,000 डिवाइडेड बाय 936,000 इंटू 100, तो आपका कितना प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट 47.3% आपके पास आ रहा है। 47.3% आपके पास आ रहा है। तो हम लोग जो है ना थोड़ा थ्योरेटिकल बेस जो है ना इसको आंसर देना है, और थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज आंसर देना है, तो साथ साथ लिखते रहेगा, 5 मार्कर हासिल करते हैं इससे। ग्रीन कलर से लिख लेते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। द अफेक्टिव द अफेक्टिव ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज 47.33%, जिसकी हम लोग कैलकुलेशन भी इसको दिखाएंगे। 443,000 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट का, डिवाइड बाई 936,000 था मेरे ख्याल में, 936,000 था, इंटू हम लोग ने 100 करा था, तो हमारे पास ये वैल्यू आ रही थी। ठीक है, दिस विल अलाउ, सबसे पहले हम लोग जो है ना इसके फेवर में बात करेंगे और उसके अगेंस्ट बात करेंगे।
अच्छा, इसको जो है ना मैं पॉइंटर में तोड़ देता हूँ, अभी थ्योरी तुम आप जो है ना कंप्लीट कर लेना, ठीक है बेटा। अभी हम लोग जो है ना सिर्फ पॉइंटर में बात करते हैं, क्योंकि अभी हम लोग को आईएसबी देखने हैं। दिस विल अलाउ दिस विल अलाउ जे लिमिटेड जे लिमिटेड टू गेट एन इन प्रॉफिट इंक्रीज इन प्रॉफिट। इसके अलावा एक और भी पॉइंट आप लिख सकते हो, जे लिमिटेड कैन हैव अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जब आप नई मार्केट के साथ ट्रेड कर रहे हो तो आपके लिए नई मार्केट भी ओपन हो सकती है। अपॉर्चुनिटीज टू एक्सपेंड अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड द बिजनेस इन अ न्यू मार्केट इन अ न्यू मार्केट। इसके अलावा डिसएग्री वाला पॉइंट क्या हो सकता है, इसके अलावा डिसएग्री वाला, हाउएवर हाउएवर एंटरिंग अ न्यू मार्केट may be risky may be risky for example for example political change, foreign foreign currency exchange issues etc। ठीक है, इसके अलावा और भी लिख सकते हो आप, there may be an increase in other paperwork या एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, और भी मल्टीपल पॉइंट्स हो सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। एक लास्ट चीज जो आपको करवानी है वो है आईएएस। अच्छा, ये पूरा क्वेश्चन आप कर लीजिएगा आराम से, ठीक है। हम लोग को जो है मेजरली क्या करना है, मेरे ख्याल में इंफॉर्मेशन 4 और 5 जो है ना आईएएस टेस्ट किए गए, एक सेकंड रुकिएगा। इंफॉर्मेशन 4 और 5 जो है ना, हाँ, इंफॉर्मेशन 4 और 5 टेस्ट किए गए हैं, वो सिर्फ रीड करूंगा, वो करूंगा। बाकी बड़े बच्चों वाला क्वेश्चन हो, देखो सिर्फ आईएएस पे कितने मार्क्स दे रहे हैं, 4 और 5, 9 मार्क्स तो हासिल हो गए इतने ही। आओ जरा करके देखते हैं। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं हम लोग भाई। सबसे पहले आप एक दफा स्टॉप करके रीड कर लीजिएगा, ठीक है, एक दफा स्टॉप करके रीड कर लीजिएगा, और फिर इसके बाद जो है ना मेरे साथ करिएगा। सबसे पहले क्या है, कैरिंग वैल्यू ऑफ अ मोटर वैन, सबसे बच्चों वाली बात कर दी, और यहीं पे मुझे पता चल गया कि कौन सी आईएएस की बात कर रहा है, आईएएस 36 की बात कर रहे हैं। अगर आप पूरा दिन पढ़ रहे हो आईएएस तो अभी तक आपको पता होगा ये कौन सा आईएएस की बात कर रहा है, आईएएस 36। आईएएस 36 के अंदर दो चीजें होती हैं, एक आपकी कैरिंग वैल्यू होती है, एक आपकी कैरिंग वैल्यू होती है, और एक आपकी कौन सी वैल्यू होती है, एक आपकी वैल्यू आपके पास होती है रिकवरेबल अमाउंट होती है। एक आपके पास कौन सी होती है, रिकवरेबल अमाउंट होती है, ठीक है। और रिकवरेबल अमाउंट के अंदर जो है ना अपने आप में दो चीज होती है, एक दफा मैं यहाँ लिख लूँ, ठीक है आपके पास। एक मिनट यार, ये थोड़ा सा बीच टूट ले लें करेक्शन। भाई क्या हो गया। अच्छा जी, इधर आ जाओ। सबसे पहले आपके पास जो है ना आईएएस 36 आया है। आईएएस 36 के अंदर आपको पता है दो चीजें होती है, एक आपके पास कौन सी वैल्यू होती है, कैरिंग वैल्यू होती है। कैरिंग वैल्यू माने तो नेटबुक वैल्यू होती है, और एक आपके पास रिकवरेबल अमाउंट होती है। एक आपके पास कौन सी होती है, रिकवरेबल अमाउंट होती है। और रिकवरेबल अमाउंट के अंदर भी दो चीज होती है, रिकवरेबल अमाउंट के अंदर भी दो चीजें होती है, और उनमें से आपको हाईएस्ट वैल्यू निकालनी होती है। एक आपके पास होती है वैल्यू इन यूज, और एक आपके पास होती है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। एक आपके पास होती है वैल्यू इन यूज, और एक आपके पास होती है फेयर वैल्यू फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल होती है, ठीक है। ये आपके पास दो वैल्यू होती है। जरा देखो कैरिंग वैल्यू आपको कितनी दी हुई है इधर, जरा देखो कैरिंग वैल्यू कितनी दी है। कैरिंग वैल्यू ऑफ अ मोटर वैन द कैरिंग वैल्यू ऑफ अ मोटर वैन इज 27,000। जाके लिख लो भाई, कितनी होती है, 27,000 होती है। अगर कल आ जाए तो ये बड़ा ही हलवा होता है, आईएएस 36 जरा देखिएगा, 27,000 होती है। अच्छा जी, वॉज इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ अ नॉन करंट एसेट ऑन 31 December 2020, द वैल्यू ऑफ अ मोटर वैन वॉज रिव्यूड ऑन दैट डेट, इट हैज अ वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज आपको दी हुई है 23,200 की, 23,200 की आपके पास वैल्यू इन यूज दी हुई है, लिख लेना जाके, 23,200 दी हुई है। और आपके पास क्या गिवन है, इफ इट वर सोल्ड, अगर ये बिक जाती है, इट विल बी सोल्ड फॉर 24,500, बट द सेलिंग कॉस्ट ऑफ $1,800। भाई ये क्या आ गया, दो दो वैल्यू आ गई। भाईजान आप जाके सिर्फ इसका नाम पढ़ो, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ये आपको नजर आ रही है। बट सेलिंग कॉस्ट ये आपकी क्या है, कॉस्ट टू सेल है, ये 1800 क्या है आपकी कॉस्ट टू सेल है। और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास फेयर वैल्यू गिवन है, तो जाके कर दो ना भाई, जाके कर दो, बच्चों वाला काम है। कितनी गिवन है आपके पास, फेयर वैल्यू कितनी गिवन है, 24,500 गिवन है, जाके लिखो 24,500। और आपके पास कॉस्ट टू सेल कितनी गिवन है, 1800 गिवन है, जाके लिख दो भाई 1800 आपके पास गिवन है। तो आपके पास कितनी वैल्यू बन रही है, कितनी वैल्यू आपके पास बन रही है, अगर मैं कैलकुलेटर में डालूं, एक से रुकिएगा, 24,500 माइनस 18 मैं करूं तो आपके पास 22,700 बन रही है। मगर आप रिकवरेबल अमाउंट को, उस अमाउंट को लेते हो जो कि ग्रेटर होती है, जो कि ग्रेटर वैल्यू इन यूज हो या तो फेयर वैल्यू, और यहाँ पे क्या है, वैल्यू इन यूज है, तो लिख दो ऊपर जाके। आप जो यहाँ वैल्यू लोगे
यहाँ पे जो आप वैल्यू लोगे भाई हट जा, यहाँ पे जो आप वैल्यू लोगे वो 23,200 की वैल्यू लोगे, और आप क्या करोगे, सिंपल जाके कैरिंग वैल्यू से माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा यार ये इम्पेयरमेंट लॉस हुआ या नहीं हुआ है। जरा देखो, इधर देखो जरा, आप सिंपल जाओगे, कैरिंग वैल्यू लिखोगे, कैरिंग वैल्यू कितनी है आपके पास, 27,000 दी हुई है, और आपके पास रिकवरेबल अमाउंट कितनी है, 23,200। मतलब 23,200 की इसकी औकात है, और आपने रिकॉर्ड किस पे करी हुई है, 27,000 पे की हुई है। तो आपका जो है इम्पेयरमेंट लॉस कितना हो रहा है, मतलब आपके एसेट का लॉस कितना हो, 27,000 माइनस 23,200, 3,800 का आपका क्या हो रहा है, इम्पेयरमेंट लॉस हो रहा है, इम्पेयरमेंट लॉस हो रहा है। सिंपल, अब मैं क्या करूंगा, इसी कैलकुलेशन को अब मैं अपनी थ्योरी के अंदर समझाना स्टार्ट कर दूंगा। आज वो साथ साथ लिखिएगा, या यहीं पे लिख देता हूँ कि आपके सामने होगी कैलकुलेशन, थोड़ा मैं जूम आउट कर दूं और आपके सामने होगी, तो जरा लिखना स्टार्ट कर दूं मैं। सबसे पहले तो है आपका आईएएस का नाम, जिस पर आपको मार्क्स मिल जाते हैं, थोड़ा मैं जूम इन कर दूं। आई एस 36, आई एस 36 का नाम बड़ा ही आसान है, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। ठीक है, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट के अंदर कुछ मुश्किल नहीं होता है, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। ठीक है, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट आपको बताता है कि आपके पास एक कैरिंग वैल्यू है और एक आपके पास रिकवरेबल अमाउंट है, और रिकवरेबल अमाउंट में से आपके पास जो ग्रेटर अमाउंट है वो आप ले लेते हो और कैरिंग वैल्यू से माइनस कर देते हो। ठीक है, रिकवरेबल अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट इज द हायर ऑफ, रिकवरेबल अमाउंट इज द हायर ऑफ वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन यूज, जो कि कितनी है आपके पास, वैल्यू इन यूज जो कि कितनी है आपके पास, जरा कोई बता सकते हैं कितनी है, फेयर वैल्यू इन यूज कितनी है, 23,200 है आपके पास वैल्यू, वैल्यू इन यूज एंड फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, लेस कॉस्ट टू सेल, इसकी भी कैलकुलेशन कर देना, 24,500 माइनस 1,800। ठीक है, जो कि आपको क्या दे रही है, 22,700 आपके पास वैल्यू दे रही है। ठीक है, इम्पेयरमेंट लॉस, इम्पेयरमेंट लॉस कितने का हो रहा है आपके पास, इम्पेयरमेंट लॉस 3,800 रुपये का हो रहा है, इम्पेयरमेंट लॉस विच इज द अमाउंट ऑफ कैरिंग वैल्यू, कैरिंग वैल्यू, ये कौन सी अमाउंट थी कि कैरिंग वैल्यू आपकी रिकवरेबल वैल्यू से एक्सीड कर रही थी। मतलब क्या आपकी वैल्यू कितनी थी, या मतलब क्या आपके एसेट की औकात कितनी थी, जो कि आपकी रिकवरेबल अमाउंट बताता है, कितनी औकात थी, 23,200 थी, मगर आपने रिकॉर्ड किस पे किया हुआ था, 27,000 पे रिकॉर्ड किया हुआ था। अमाउंट ऑफ कैरिंग वैल्यू 27,000 एक्सीडिंग, एक्सीडिंग द रिकवरेबल अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट कितनी है, 23,200 है, 23,200 है। ठीक है, they should be recognized, they should be recognized, recognized in the statement ऑफ प्रॉफिट और लॉस। इसको आप जो है ना इनकम स्टेटमेंट के अंदर एक्सपेंस के अंदर जाके लिखोगे, और आप एसओएफपी के अंदर भी लिखोगे, एंड द कैरिंग वैल्यू इंस्टीट्यूट, एंड द कैरिंग वैल्यू, कैरिंग वैल्यू इज रिड्यूस्ड अकॉर्डिंगली। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कभी आपके पास इंपेयरमेंट लॉस होती है तो आप इनकम स्टेटमेंट दो जगह आप रिकॉर्ड करते हो, इस लॉस को आप दो जगह रिकॉर्ड करते हो, एक तो आप इनकम स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड करते हो, इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो है ना एक्सपेंस के अंदर आप रिकॉर्ड करते हो, और एक आप जो है ना एसओएफपी के अंदर रिकॉर्ड करते हो। और एसओएफपी में कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे, जौन सी आपके कैरिंग वैल्यू जो है ना कम होगी, जैसे कि यहाँ पे कैरिंग वैल्यू किसकी दी थी, देखिए बताता हूँ मैं आपको। कैरिंग वैल्यू दी थी आपको मोटर वैन की, तो आप क्या करोगे, वहां पे जाओगे एसओएफपी के अंदर, एसओएफपी के अंदर नॉन करंट एसेट जहां पे दिए होते हैं और जहां पे मोटर वैन होती है, वहां पे आप क्या करोगे, ब्रैकेट में कैलकुलेशन करके दिखाओगे, 27,000 माइनस 23,200 को माइनस करके आप क्लियरली दिखा दोगे। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास लास्ट जो है ना एक आपके पास आईएएस बचता है, वो कौन सा है जरा देख लीजिएगा। इन दिसंबर 2022, इन दिसंबर 2022 एन एम्प्लॉय वाज इंजर्ड ऑन द ऑफिस प्रेमिसेस, लीगल प्रोसीडिंग, अबे भाई क्या बच्चों वाली बात कर रहा है, ये क्या है, कंटिजेंट एसेट एंड कंटिजेंट लायबिलिटी, आई एस 37, आई एस 37। आपने क्या करा, आपकी जो है ना प्रेमिसेस से जो है ना लोगों को लग रहा है, लेट सपोज आपकी जो है ना सेफ्टी नहीं है, ठीक है, लोगों को ऊपर से आके जो है ना कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हैं उनको आगे पत्थर लगते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं बेचारे। तो क्या हुआ, किसी वर्कर ने जो है ना आपको लीगल केस जो है ना लगा दिया आपके ऊपर, द कंपनी लॉयर हैव एडवाइज द टी लिमिटेड विल प्रोबेबली बी फाउंड लायबल। याद रखो कौन सा केस बोल रहा है, प्रोबेबल चांसेस बोल रहा है। प्रोबेबल चांसेस कौन से होते हैं, आपके 59% से आपके 100% चांसेस होते हैं, और जब ये चांसेस होते हैं तो आप इनकम स्टेटमेंट में जाके रिकॉर्ड करते हो, और आप जो है कहाँ पे रिकॉर्ड करते हो, एसओएफपी के अंदर भी रिकॉर्ड करते हो।
एंड द कंपनसेशन वुड बी 9,000, आपको 9,000 पे ऑफ करने पड़ेगा। एज दिस केस विल बी हर्ड इन द कोर्ट इन अप्रैल 2023, द डायरेक्टर्स हैड नॉट अकाउंटेड। पागल है, बोल रहे अकाउंट ही नहीं करा, पागलों ने अकाउंट ही मतलब इग्नोर कर दिया। अबे भाई 90% है, 100% आ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको जाके सजेस्ट कर देंगे, सिंपल है। इसका नाम क्या है, IAS 37 है, नाम लिख लेना भाई, बच्चों वाली बात है ये। IAS 37 का नाम क्या है आपके पास, प्रोविजंस है, पूरा नाम है आपके पास प्रोविजंस, कंटिजेंट लाइबिलिटी, कंटिजेंट लायबिलिटी, और आपके पास एंड कंटिजेंट एसेट्स आपके पास गिवन है। इसके आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे। मैं आपको सिर्फ पॉइंटर में बता रहा हूँ। द इंसिडेंट अकरिंग इन दिसंबर 2022 is a past event, is a past event, ठीक है। on the basis on the basis of the legal advice that T limited that T limited is probably liable, क्योंकि चांसेस भी तो उसको बताने के प्रोबेबल चांसेस चल रहे हैं भाई उसके, ठीक है, प्रोबेबल चांसेस चल रहे हैं, और उस पागल ने रिकॉर्ड ही नहीं करा। प्रोबेबली लाइबल फॉर द कंपनसेशन फॉर द कंपनसेशन for the compensation, it is a liability. A provision for 9,000 should be made for the year ended। इस पागल को बता रहे हैं कि जाओ भाई रिकॉर्ड रिकॉर्ड करो इसको, 31 दिसंबर 2022। इतना हमारे पास था बेटा, और आपको IAS थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करी। बेस्ट बेस्ट ऑफ लक आपके कल के लिए पेपर के लिए। और आपको याद रखना है कि क्लब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैन्युफैक्चरिंग इंपॉर्टेंट है, पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट है, और एक और भी आपको टॉपिक डिस्कस करा था वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है।